अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर महविश फ़ातिमा है और मैं एज अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के तौर पर मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जब एक शादीशुदा जोड़ा एक साथ रहने के बावजूद 1 साल के बाद भी अगर कंसीव नहीं कर पाता तो हम उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। अच्छा, अब इनफर्टिलिटी की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। इनफर्टिलिटी की वजूहात में मेल्स और फीमेल्स यानी मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल होते हैं। इनफर्टिलिटी में अगर 65% 60 से 65% अगर ख़वातीन की वजूहात होती हैं तो 40 से 45% मर्द भी इनफर्टिलिटी की वजह बन सकते हैं। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी की वजूहात में औरतों के अंदर जो है वो उनकी एज और उनका वज़न, मोटापा बहुत बड़ा रीज़न है इनफर्टिलिटी की रीज़न्स में। ख़वातीन में उनका जो बढ़ता हुआ वज़न है वो बहुत मेजर रीज़न है इनफर्टिलिटी का, क्योंकि बढ़ते हुए वज़न की वजह से पेशेंट्स जो हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का शिकार हो जाती हैं, और पॉलीसिस्टिक ओवरी इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी। अच्छा, सेकंड अगर मैं बात करूं इनफर्टिलिटी में तो ख़वातीन में एंडोमेट्रियोसिस की वजह से इनफर्टिलिटी आती है। एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली अंडेदानी से रिलेटेड एक बीमारी है जो कि इनफर्टिलिटी का सबब बनती है। पीसीओज़ और एंडोमेट्रियोसिस के बाद अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी में तो ट्यूबल फैक्टर्स जो हैं, वो जो ट्यूब्स होती हैं फैलोपियन ट्यूब्स, अगर वो किसी वजह से ब्लॉक हो जाएं तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। पाकिस्तान में टीबी एक बहुत बड़ा रीज़न है ख़वातीन में ट्यूबल ब्लॉकेज का, तो अगर ट्यूब्स आपकी ब्लॉक हो जाएं तो वो एक रीज़न है इनफर्टिलिटी का। इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से ट्यूब्स जो हैं वो अपना फंक्शन छोड़ देती हैं या ब्लॉक हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। अच्छा, अंडेदानी और ट्यूब्स के बाद अगर खुदा न खास्ता किसी की जो बच्चेदानी है अगर उसका शेप सही नहीं हो बनावटी तौर पर या पैदाइशी तौर पर, अगर बच्चेदानी का जो शेप है वो नॉर्मल बच्चेदानी से हटकर हो तो वो एक वजह बन सकती है इनफर्टिलिटी की। और एक्वायर्ड कॉजेज़ में यानी ज़िंदगी में बाद में आने वाले जो रीज़न्स जो कि बच्चेदानी में इनफर्टिलिटी का सबब बनते हैं, लाइक वो फाइब्रॉइड यूट्रस होता है, अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं तो वो एक इनफर्टिलिटी की वजह बन सकते हैं। तो इनफर्टिलिटी के जो बेसिकली जो रीज़न्स हैं ख़वातीन में अंडेदानी और बच्चेदानी और ट्यूब से रिलेटेड, वो मैंने आपसे अभी डिस्कस की। इसके अलावा एंडोक्राइनोलॉजिकल बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, यानी प्रोलैक्टिन लेवल अगर आपका हाई है या आपके थायराइड में अगर गड़बड़ आ रही है या अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज़म यानी अगर आपका TSH लेवल अगर हाई है तो वो एक सबब हो सकता है इनफर्टिलिटी का, रिकरेंट मिसकैरेजेस का और अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस का। तो ये तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से औरतें इनफर्टिलिटी का शिकार होती हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हैं जो कि अननोन कॉज हम कहते हैं जिनको। अगर मैं मर्दों की बात करूं तो मर्दों में जो इनफर्टिलिटी का सबब हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं वो बेतहाशा पान, छालिया, तंबाकू, सिगरेट नोशी और गुटखे का इस्तेमाल और निस्वार का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से उनके सीमेन एनालिसिस के पैरामीटर्स जो हैं वो ख़राब होते हैं और वो इनफर्टिलिटी का सबब बनते हैं। इनफर्टिलिटी में खाली फ़ीमेल्स को ही नहीं और यानी पूरे कपल को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। अगर मैं सबसे पहले फ़ीमेल्स पे ज़ोर दूं तो फ़ीमेल्स के कुछ साइकिल के डे 2 के कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि करवाना लाजमी होते हैं। डे 7 पे हम एक हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम उन्हें एडवाइस करते हैं। डे 12 पे हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम यानी ट्यूब टेस्ट होता है जो कि बताता है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि ट्यूबल फैक्टर्स जो हैं वो इनफर्टिलिटी का सबब होते हैं। तो डे 7 पे हम हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम एडवाइस करते हैं और ये हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम हमें ट्यूब की ओपनिंग के बारे में बताता है कि आइदर द ट्यूब, हमारी जो ट्यूब है वो खुली हुई है या नहीं खुली हुई। अच्छा, इसके अलावा हम डे 12 पे वेजाइनल अल्ट्रासाउंड्स के लिए उनको कहते हैं जो कि डे 12 पर होते हैं। वो हमें बताते हैं कि कोई अंडेदानी बच्चेदानी में कोई मसला तो नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिनकी रेगुलर साइकिल्स होती हैं उनके अंदर हमें पता चलता है कि उनके फॉलिकल्स का साइज़ सही टाइम पे मैच्योर हो रहा है या नहीं हो रहा।
तो ये वो तमाम इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम करवाते हैं। इसके अलावा मर्दों में भी हम सेमेन एनालिसिस एडवाइस करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कपल को एज अ होल देखना पड़ता है इनफर्टिलिटी के लिए। खाली फ़ीमेल इन्वेस्टिगेशंस करा के आप समझो कि वो 50% आपकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तो 50% जो है वो आपका इसका हम फिर अगर हम मर्दों को इन्वेस्टिगेट नहीं करें तो हम फिर चीज़ों को सही से पिक नहीं कर सकते। तो इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं तो सबसे पहले उनसे इन्वेस्टिगेट करें कि क्या ज़रूरी क्या यानी आपकी इनफर्टिलिटी की वजह क्या है ना। आप डायग्नोज़ करने की कोशिश करें कि आइदर अंडेदानी के हार्मोन्स ठीक नहीं हैं, या खुदा न खास्ता आपकी ट्यूब ब्लॉक हो चुकी हैं, या आपको PCOS का मसला है, या आपको एंडोमेट्रियोसिस का मसला है। और अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो क्या आपकी अंडेदानी में कोई चॉकलेट सिस्ट बनी हुई है, और अगर वो चॉकलेट सिस्ट बनी हुई है तो क्या उसको निकालना ज़रूरी है। हर चॉकलेट सिस्ट को निकालना ज़रूरी नहीं होता। 4 to 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की सिस्ट के बावजूद भी हम लोग इनफर्टिलिटी का इलाज करते हैं। ज़रूरी नहीं है हर सिस्ट को निकाल दिया जाए। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि इनफर्टिलिटी के अंदर रीज़न क्या है, वजह क्या है इनफर्टिलिटी की। PCOS, एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबल ब्लॉकेज, या कोई यूट्राइन पैथोलॉजी, एबनॉर्मल यूट्राइन शेप, या फिर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है। तो उस इन चीज़ों को एक्सक्लूड करने के बाद फिर ही हम एक नतीजे पे पहुँच, या साथ में या कोई एंडोक्राइनोलॉजिकल कॉज, थायराइड या प्रोलैक्टिन लेवल गड़बड़ है। तो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम फिर पेशेंट्स को अकॉर्डिंग टू द कॉज जो रीज़न होता है फिर हम उनको ट्रीटमेंट ऑफ़र करते हैं। अगर आप इनफर्टिलिटी के किसी भी मसले से दो चार हैं तो आप MMI हॉस्पिटल की गायनी OPD में इनफर्टिलिटी क्लिनिक जो कि मंगल के दिन होता है उसमें आकर अपना चेकअप कराइए।